ओके, चलो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। कल भी हम लोगों ने जैसे थोड़ा सा डिस्कस करा था कि एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होती हैं, एरर्स हमारे पास कितनी तरह की होती हैं। नॉर्मली जो एरर्स हैं वो दो तरह की एरर्स होती हैं। एक एरर वो होती है जो आपकी डिजाइन टाइम पे आती है, जो कंपाइलेशन टाइम पे आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स आपके पास होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हम लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट काम करते हैं, जो डिफाइंड रूल्स होते हैं उसके हिसाब से काम नहीं करते, तब हमारे पास जो एक एरर जनरेट होता है, फिर वो कंपाइलेशन टाइम एरर होता है। और उसको जब तक हम ठीक नहीं कर लेते तब तक वो काम, आपका कोड जो है वो पूरा कंपाइल नहीं होगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा एरर जो होता है आपका वो होता है रन टाइम पे आने वाला एरर। जो रन टाइम एरर होता है वो एरर आपका तब आता है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब बीच में सपोज वी हैव 20 स्टेटमेंट्स और आपकी जो एरर आ गई, रन टाइम जो एरर आ गई वो फोर्थ स्टेटमेंट में जाके एरर आ गई, तो वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी सारी की सारी स्टेटमेंट्स को वहीं पे बंद कर देगा, प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करेगा और वहीं से आपकी एग्जीक्यूशन जो है बंद हो जाएगी। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसेस होती है टू हैंडल योर रन टाइम एरर्स। ठीक है, कि जो आपके रन टाइम पे जो एरर्स आ रही हैं उन एरर्स को इस तरीके से हैंडल किया जाए, अगर कहीं पे एरर आती है तो जिसकी वजह से एरर आई है सिर्फ उतने सेक्शन को वो हॉल्ट करे। ठीक है, बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बाकी की स्टेटमेंट चलती रहे। आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से टर्मिनेट होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में आधा अधूरा चला और आधा अधूरा उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए उस सारी प्रोसेस को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम देते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्शन की बात करी थी हम लोगों ने कि एक्सेप्शन हम लोग किसको बोलते हैं, एक्सेप्शन हम लोगों ने बात करी थी एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म दैट हैंडल द रन टाइम एरर्स। एक्सेप्शन आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि डिस्टर्ब करता है आपकी नॉर्मल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक, जहां पे वो एरर आ गया वहां से आपके प्रोग्राम की जो फ्लो है वो रुक जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन का मतलब हो गया एरर, हैंडलिंग का मतलब हो गया उस एरर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास ये कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। जितनी भी एक्सेप्शन होती हैं आपके पास ऑलमोस्ट ये बनी बनाई एक्सेप्शन हैं, जैसे ये लिखे हो ना, क्लास नॉट फाउंड, आईओ, एसक्यूएल, रिमोट, ये सारी की सारी एक्सेप्शन हैं, प्री डिफाइंड है, जो पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब इन्हीं एरर्स को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, उसको हैंडल करने की प्रोसेस को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम देते हैं। अब इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि इससे आपके जो प्रोग्राम का जो फ्लो है ये मेंटेन रहेगा और ये नॉर्मल फ्लो में काम करेगा। ठीक है, जो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि सपोज आपके पास, जैसे भी हमने बात करी थी 20 स्टेटमेंट्स है, फोर्थ स्टेटमेंट में हमारे पास कोई रन टाइम पे एरर आ गया, तो उससे क्या होगा कि बाकी का जो बैलेंस कोड होगा वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जिसमें एरर आया है वो सिर्फ वहां पे एरर रिपोर्ट करे और बाकी का कोड जो है उसको नॉर्मल रूटीन की तरह ही रन करता रहे। ठीक है, तो बाकी के कोड को नॉर्मली रन करना है तो आपको उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करना होगा। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सबसे ऊपर देखो आपके पास जो क्लास है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके जावा के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्लास से बने हुए हैं। मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर आपकी क्लास काम कर रही है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपके थ्रोएबल आते हैं। इसका मतलब जो आपकी एक्सेप्शन होती है वो क्या होती है, थ्रोएबल, जिसको थ्रो किया जा सकता है। अब थ्रोएबल के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास। ठीक है, थ्रोएबल के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं आपके पास, एक एक्सेप्शन आती है और दूसरी एरर आती है। ठीक, अब एरर जो है, ये जो एरर है ये क्या हो सकती है आपके पास, दिस कैन बी कॉज्ड ड्यू टू एनी रीजन। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल नहीं लोड कर पाया, आपके पास रैम खत्म हो गई, ठीक, आपकी रैम ऑक्यूपाई हो गई, सिस्टम हैंग हो गया, ठीक, कोई लॉजिकल एरर जनरेट हो गया, वो कुछ भी एरर जो कि आपके कोड को छोड़ के, आपके प्रोग्राम को छोड़ के, ठीक है, आपके प्रोग्राम के जो अंदर एरर्स हैं उनको छोड़ के बाकी कोई और एरर भी हो सकता है। ठीक, किसी आपने कोई पेन ड्राइव प्लग इन करी तो उसकी वजह से वो सिस्टम हैंग कर गया। ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर रन करा उसकी वजह से सिस्टम हैंग कर गया। ठीक है, आपने प्रोग्राम अपना कोड रन करा, आपका सिस्टम हैंग कर गया। तो ये सारी की सारी जो एरर्स हैं, ये वाले जो प्रॉब्लम, ये वाले जो पंगे हैं, उसको सबको रखा गया एरर्स के अंदर। और दूसरे आपके आपके पास एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन के अंदर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे है एक आईओ एक्सेप्शन, एक है एसक्यूएल एक्सेप्शन और एक है
रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर कुछ और एक्सेप्शन दी गई है यहाँ पे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम लोगों को वो एक्सेप्शंस पे काम करना है जो एक्सेप्शंस आपकी रन टाइम पे आती है। ठीक, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह की थ्रोएबल ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक एक्सेप्शंस होगी और एक एरर्स होगी। एरर्स आपकी सिस्टम जनरेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन जो एक्सेप्शंस होती हैं ये आपकी प्रोग्राम जनरेटेड होती है। ये प्रोग्राम की कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी आपके प्रोग्राम के अंदर जिसकी वजह से वो एरर जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम लोगों ने एक चीज उसमें नोटिस करी थी कि जब हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं, तो वो क्या, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। ठीक है, और अगर आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने और आप उसकी लेंथ निकालोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, कि आप नल, एक ऐसे वेरिएबल को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वैल्यू क्या है, नल। ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग ए, ठीक है, और ए में आपने 10 स्टोर कर दिया और आप a इंटू 10 कर रहे हो। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, नंबर फॉर्मेट गलत हो गया आपका। आपका फॉर्मेट होना चाहिए था इंटीजर टाइप या फिर फ्लोट टाइप, लेकिन आप स्ट्रिंग टाइप के ऊपर अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हो तो वहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। हम पहले से ये चेक नहीं कर सकते कि आपके पास कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी। ठीक है, हाँ, विद योर एक्सपीरियंस आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ओके ये वाली क्लासेस हैं, ये वाली क्लासेस, ये वाली एक्सेप्शन आ सकती हैं इसके अंदर, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये कोई ऐसा डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं कि यार अब तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो एक्सेप्शन जब एक बार आती है रन टाइम पे तो वो आपको रिपोर्ट करता है, कंपाइलर आपको बताएगा कि उसमें क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ पे एक्सेप्शन आई है। तो बस आपको एक बार वो एक्सेप्शन आ गई, उस एक्सेप्शन का एक नाम होगा, आपको उस नेम को यूज करके आपको उसको हैंडल करना होगा। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी एक्सेप्शंस आती हैं वो सारी रन टाइम एक्सेप्शंस हैं, जिन रन टाइम एक्सेप्शंस को हम लोगों को हैंडल करना है। डन, क्लियर है ये? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ एक्सेप्शन। सन माइक्रो सिस्टम के हिसाब से ये 3 तरह की एक्सेप्शंस हैं, बट मोटा मोटा हम लोगों को पढ़ना है कि ये 2 तरह की एक्सेप्शंस हैं, चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, एक आती है आपके पास चेक्ड एक्सेप्शंस, दूसरा आती है आपके पास अनचेक्ड एक्सेप्शंस, और तीसरा एरर्स हो गए। एरर्स को तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपके सिस्टम जनरेटेड एरर्स हो गए। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ करप्शन हो गई, कोई फाइल करप्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड जो आपके पास एरर्स हैं वो सारे के सारे एरर्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक, अब ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती क्या है? देखो, चेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जो आपकी थ्रोएबल क्लास से एक्सटेंड होती है। ठीक है, द क्लासेस दैट एक्सटेंड थ्रोएबल क्लासेस एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शंस आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शंस। और ये जो चेक्ड एक्सेप्शंस हैं ये कंपाइल टाइम पे चेक होती हैं। अगर आपने इन एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं किया होगा, ठीक है, तब आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली एक्सेप्शन चाहे आपके प्रोग्राम में आए चाहे ना आए, आपको उसको हैंडल करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। मतलब आपने कोई ऐसी क्लास, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये आईओ एक्सेप्शन है या एसक्यूएल एक्सेप्शन है, आपने पैकेज यूज करा java.sql.star, ठीक है, और आपने उससे रिलेटेड ड्राइवर, आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये आगे चल के आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट अगर आपका क्रिएट हुआ है और आपने एसक्यूएल एक्सेप्शन हैंडल नहीं करी तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास को वहां पे हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग उसको हैंडल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होती है जो रन टाइम के अंदर आती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन जो होती है ये रन टाइम के अंदर आती है।
और इनको अनचेक बोला जाता है क्योंकि ये चेक होती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे आता है। ये कंपाइल टाइम पे इसको चेक करते हैं, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर इसके अंदर वो एरर्स जो हैं वो रिपोर्ट करी जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये दो तरह की एक्सेप्शन होती हैं आपके पास। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिया ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब सपोज करो आपने एरे बनाया जिसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स थे, ठीक। अब 10 एलिमेंट्स के बाहर अगर आप उसको रीड करने की कोशिश करो तो वो रीड नहीं होगा, ठीक। C++ में आपने पढ़ा है कि वहां पे कोई भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जावा के अंदर एरे जो है वो काम करता है अपने इंडेक्स बाउंड के अंदर, ठीक है। जो उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा वो होगा 0 और लास्ट होगा n-1। जो 0 होता है उसका लोअर इंडेक्स बाउंड होता है और जो लास्ट वाला होगा उसका वो अपर इंडेक्स बाउंड होता है। तो अगर आपने लोअर और अपर के ऊपर या नीचे वैल्यू को रीड करने की कोशिश करी तो उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अब वो चीज कैसे पता चलेगी। अब सपोज हमने यहाँ पे कैरे डिक्लेयर करा था, से हमने एक एरे डिक्लेयर करा यहाँ पे इंट num 10, ठीक है। हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया इंट num 10, तो इसका मतलब जो num होगा, num का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो होगा 0 और जो इसी तरीके से इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा 9, ठीक। और इसका जो अगर हम करते हैं num 11 तो ये गलत होगा, लेकिन कंपाइलेशन टाइम के ऊपर तो हमने सिंटेक्स वाइज देखा जाए तो हम लोगों ने तो सिंटेक्स वाइज ठीक लिखा है। कंपाइलर को तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन होनी नहीं चाहिए, ना ही होगी, क्योंकि उसको तो सिर्फ इंडेक्स नंबर चाहिए। बट अब उसको ये नहीं पता कि वो 11 इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ये पंगा कब पड़ेगा, जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बस अब वो एग्जीक्यूशन टाइम पे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, तो उसके लिए जो आपके पास है वो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया आपके पास चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का। मतलब अब देखो चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब भी क्या हो गया। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है, आप लोगों की रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एक पैकेज यूज होता है java.sql, ठीक है। ये होता है कि अगर हमें डेटाबेसेस के साथ काम करना हो, इसका एक मेथड होता है क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे वो ड्राइवर लोड करता है, यहाँ पे वो एक ड्राइवर लोड करता है। अब आपने तो यहाँ पे ड्राइवर का नाम दे दिया, अब वो ड्राइवर एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। वो तो इस क्लास में ऑटोमेटिकली लोड करना है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर वो ड्राइवर मिल गया फिर तो वो लोड कर लेगा, नहीं तो ये वाला प्रोग्राम जो है आपका, ये वाला जो फंक्शन है फॉर नेम, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास नॉट फाउंड। ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सपोज आपने प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर आपने ये स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन इसकी जो एक्सेप्शन रेज होगी आपने उसको हैंडल नहीं करा, ठीक है। तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइलर को वो नहीं मिलेगा। कंपाइलर को ये तो मिल गया कि आपने फॉर नेम यूज करा है, लेकिन कंपाइलर को ये नहीं मिला कि आपने उसको हैंडल करा कि नहीं करा, ठीक है। तो आपका कंपाइलर जो है आपके कोड को तब तक कंपाइल ही नहीं होने देगा जब तक आप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर लेते। तो ये वाली एक्सेप्शन कौन सी होगी आपकी, चेक्ड एक्सेप्शन, और ये वाली एक्सेप्शन कौन सी होगी आपकी, अनचेक्ड, ठीक है। मतलब इसको पहले से चेक नहीं किया जा सकता, इसको चेक करना होगा आपको जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होगा, तब जाके चेक होगा। क्लियर, इसमें कुछ नोट करने वाला, डन, ओके। तो कुछ ये सिनेरियोस दिए हुए हैं आपके पास कि कौन कौन सी एक्सेप्शन कब कब आ सकती है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आ सकती है, जब देखो आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ओके, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और आप उसकी लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, आपके पास एक वेरिएबल है एज स्ट्रिंग टाइप का एबीसी और आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पार्सेंट। पार्सेंट क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी अ डिजिट, लाइक 1 2 3 4 होना चाहिए, तभी उसको कन्वर्ट कर पाएगा। अब एबीसी की इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू तो कुछ भी नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, हमारे पास एक एरे था जिसका टोटल साइज था 5 और हम किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एलिमेंट नंबर 10 को। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये कुछ जनरल से सिनेरियोस दिए गए हैं जहां पे आपके पास प्रॉब्लम्स जो है या एक्सेप्शंस जो हैं वो रेज हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपके पास जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड। जावा अब कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करता है। इसमें हमारे पास 5 कीवर्ड यूज होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। Try, catch, finally, throw and throws. These are the 5 basic commands या basic keywords जो कि यूज किए जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, जिसके अंदर हम लोग अपनी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब इससे सबसे पहले आता है फर्स्ट ट्राई कैच ब्लॉक। पहले दो तो हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर दो अलग अलग ब्लॉक हैं, ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक है और एक कैच ब्लॉक है। आपको जो भी लगता है कि किसी कोड में एरर हो सकती है, उस कोड को आप किसमें रखोगे, ट्राई के अंदर। ठीक है, उस कोड को हम लोग रखेंगे ट्राई के अंदर, और अगर वो एरर आ जाती है देन व्हाट टू डू, उसको हम लोग रखेंगे कैच के अंदर। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपकी रन टाइम एरर जनरेट कर सकती हैं उसको आप रखोगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, और जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवानी है जब एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, उसको कैच कर लिया जाएगा, फिर आपको कैच ब्लॉक को लगाना होगा। ठीक है, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करेगा। एक ट्राई ब्लॉक कैन हैव एन नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स। ठीक है, उसके जितने मर्जी हो सकते हैं, बट उसका मिनिमम एक कैच होना जरूरी है। सपोज आपने एक ट्राई लगा दिया और उसका कोई कैच नहीं बनाया, तो वो भी अपने आप में एक एक्सेप्शन हो जाएगी, वो भी अपने आप में एक एरर हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक जो ट्राई ब्लॉक बने, उस ट्राई ब्लॉक का हम लोग प्रॉपर कोई ना कोई कैच जरूर बनाएं। कम से कम एक कैच होना जरूरी है, अगर एक भी कैच नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। वो जब आप उसको कंपाइल करोगे तो वहां पे वो खुद एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, अब जैसे मेरे को पता है कि मेरी इस स्टेटमेंट में एरर आएगी, तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दूंगा यहां पे। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है, अगर हम लोग इसके सिंटेक्स की बात करते हैं, ट्राई फिर स्टेटमेंट्स, ठीक है, फिर कैच, एक्सेप्शन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, फिर यहां पे स्टेटमेंट। जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे थे अभी, एसक्यूएल एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्लास एक्सेप्शन नेम है। ठीक है, तो वो बोला उसका नाम देना होगा। अब यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे आपने लिख दिया एक, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया वही वाला लिख देते, जैसे स्ट्रिंग एस, यहाँ पे मैं करता हूँ एस डॉट लेंथ। अब ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा यूज करोगे ना, तो फिर आपको अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, और अगर आपने सपोज करो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट x इज इक्वल टू 5, और आप यहाँ पे करते हो x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 5, x डिवाइड बाय 0। ये वाली कौन सी एक्सेप्शन होगी आपकी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब एक कैच ब्लॉक जो है वो एक एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, लेकिन एक ट्राई ब्लॉक के पास कैच, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो जब ये वाली अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी तब क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, इसको नोट करो जरा।